अब तुम क्यों रूठी हुई बीवी की तरह मुंह फुलाए बैठे हो? इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं इमरान साहब, बस यूं ही। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। बस करो, अब हंस दो, वरना मैं उठकर सचमुच तुम्हें गुदगुदी करना शुरू कर दूंगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो न चाहते हुए भी हंस पड़ा। ये ब्लैक जैक का क्या चक्कर है इमरान साहब? ब्लैक जीरो से आखिर ना रहा गया तो उसने इमरान से पूछ ही लिया। चक्कर नहीं, उसे घन चक्कर कहो। इंतहाई खतरनाक, जहरक, चालाक और जहीन तरीन एजेंटों में शुमार होता है उसका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था। मेरी तरह वो भी एमएससी डीएससी ऑक्सन कहलाता है। जिस तरह इतनी बड़ी साइंस की डिग्री हासिल करने के बावजूद मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए अपनी जूतियां घसीटता फिरता हूँ, उसी तरह उस ब्लैक जैक ने भी एक्रीमिया में स्पेशल सीक्रेट एजेंसी कायम कर रखी है। एक्रीमिया के लिए बड़े बड़े मिशन सर अंजाम देने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देता है। सुनने में आया है कि उसके एक्रीमिया के सदर और इसराइल के वजीर आजम के साथ नजदीकी ताल्लुकात है, जिसकी वजह से वो एक्रीमिया और इसराइल की तमाम एजेंसियों से बढ़कर इख्तियार रखता है और बड़ी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां उसके नाम से कांप उठती है। इमरान ने ब्लैक जीरो को ब्लैक जैक के बारे में बताते हुए कहा। उसके लहजे में संजीदगी एक बार फिर उठ कर आई थी। अगर वो आपके साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ता रहा है फिर तो वो यकीनन आपका दोस्त रहा होगा। ब्लैक जीरो ने दिलचस्पी से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। दोस्त नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी में वो मेरा सबसे बड़ा रकीब था। वो हर मामले में मुझसे आगे निकलने की कोशिश में रहता था, लेकिन बेचारा हमेशा मुंह ही खाता था। उसने कई बार मुझे खुलेआम चैलेंज भी किया था और मुझे नुकसान पहुंचाने की भी बेहद कोशिश की थी, मगर सिवाय नाकामी के उसके हाथ कुछ न आता था। उस वक्त तो उसकी हालत देखने वाली थी जब मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और वो दूसरे नंबर पर रहा था। उस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो मुझे कच्चा चबा जाता। इमरान ने कहा। ओ, फिर तो आप अब तक उसके दुश्मनों की लिस्ट में सरफहरिस्त होंगे। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन आपको इतने अरसे बाद उसका ख्याल कैसे आ गया? आप तो रेड ब्रोंज से उसके बारे में ऐसी तफसीलात पूछ रहे थे जिसे आपको शक हो कि ब्लैक जैक पाकिस्तान में कहीं मौजूद है। ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी छठी बल्कि 7वीं और 8वीं हिस्स भी मुझे कुछ ऐसा ही एहसास दिला रही है, जैसे ब्लैक जैक मेरे इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद हो। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई थी। मेरी आंखों के सामने बार बार ब्लैक जैक का चेहरा आ रहा था। मैं जिस कदर उसे झटकने की कोशिश करता, उसका मेरी तरफ घूरता हुआ कर्क चेहरा और ज्यादा नुमाया हो जाता था और मेरे एहसास चीख चीख कर मुझे बता रहे थे कि जल्द यह बदीर मेरा किसी न किसी बहास पर ब्लैक जैक से सामना होने वाला है। जब मेरे एहसास किसी भी तरह खत्म न हुए तो मैंने रात को ही एक्रीमिया के फॉरेन एजेंट रेड ब्रोस को फोन कर दिया था और उसे हिदायत दे दी थी कि वो मालूमात हासिल करे कि इन दिनों ब्लैक जैक की क्या मसरूफियात है। मैंने उस पर अपने खर्चे का बरमला इजहार कर दिया था कि मेरे ख्याल के मुताबिक ब्लैक जैक इन दिनों एक्रीमिया में मौजूद नहीं है, बल्कि वो किसी खास मकसद के लिए एक्रीमिया से गया हुआ है। रेड ब्रोस ने मुझे 10 बजे फोन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा था और देख लो मेरी बेकरारी किस कदर दुरुस्त साबित हुई है। ब्लैक जैक वाकई एक्रीमिया में नहीं है, बल्कि उसे किसी एशियाई मुल्क में जाते देखा गया है। और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ब्लैक जैक एशिया के किसी और मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मौजूद है। इमरान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आपका मतलब है कि ब्लैक जैक एक्रीमिया या इसराइल के किसी मिशन पर पाकिस्तान आया होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, वो यहाँ आलू चने की रेडी लगाने आया होगा, क्योंकि उसकी नजर में पाकिस्तान में उससे बड़ा फायदेमंद और कोई कारोबार नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें ब्लैक जीरो? मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों पर गुस्सा आता है और फिर तुम मुंह बनाकर बैठ जाते हो। मैं तुम्हें ब्लैक जैक के बारे में सब कुछ बता भी चुका हूँ। वो बिला वजह और बगैर किसी गर्ज के अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना पसंद नहीं करता। फिर जाहिर है वो यहाँ किसी मिशन पर ही आया होगा। इमरान ने एक बार फिर मूड बिगाड़ते हुए कहा। मेरा मतलब है ब्लैक जैक जैसे जहीन एजेंट के लिए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में क्या मिशन हो सकता है? वो आपके ख्याल के मुताबिक यहाँ क्यों आया होगा? ब्लैक जीरो ने वजाहत करते हुए कहा। इस बात का पता चलाना होगा, क्योंकि ब्लैक जैक वाकई छोटे मोटे मिशन पर काम नहीं करता। वो जब भी अपने किसी मिशन पर काम करता है तो मुल्क की पूरी मशीनरी को हिला देता है। जिस मुल्क में वो कदम रखता है वहाँ वो अपने कदमों के ऐसे निशान छोड़ जाता है जहाँ हर तरफ तबाही और बर्बादी की मोहरें शब्द हो जाती हैं। इमरान ने संजीदगी से कहा। ओ, अगर वो इस कदर खतरनाक मुजरिम है तो फिर उसका पाकिस्तान में होना नेक शगुन नहीं हो सकता। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, वाकई खतरनाक मुजरिम है, बेहद खतरनाक। इमरान ने कहा। फिर आपका क्या हुक्म है? सीक्रेट सर्विस को उसकी तलाश पर लगा दूं? ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, पहले कंफर्म तो हो लेने दो कि वो पाकिस्तान में आया भी है या नहीं। खामखा मेंबरों की जूतियां घिसाने का क्या फायदा? तुम रेड ब्रोंज से रिपोर्ट ले लेना। मैं जूलिया को लेकर स्पेशल लेबोरेटरी जा रहा हूँ, वो अब तक तैयार हो चुकी होगी। इमरान ने उठते हुए कहा तो ब्लैक जीरो भी उठकर खड़ा हो गया। चंद ही लम्हों बाद इमरान दानिश मंजिल से निकलकर जूलिया के फ्लैट की जानिब उड़ा जा रहा था।
फिर एक सिग्नल पर उसने कार रोकी तो उसकी कार की दाएं जाने एक सियाह कार आकर रुक गई। उस कार में एक खूबसूरत लड़की थी। इमरान ने लड़की पर उचटती हुई नजर डाली और फिर सिग्नल की तरफ देखने लगा, मगर दूसरे ही लम्हे अचानक उसके जहन में एक खौफनाक धमाका हुआ। उसे सर्दी की शदीद लहर अपनी रीढ़ की हड्डी तक उतरती महसूस हुई और वो पलटकर गौर से उस लड़की को देखने लगा। क्लॉस्टा ब्लैक जैक के मखसूस कैबिन में दाखिल हुई तो ब्लैक जैक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। वो रिसीवर कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। ब्लैक जैक ने इशारे से क्लॉस्टा को बैठने के लिए कहा तो क्लॉस्टा मेज के करीब एक कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, तुम उसकी लोकेशन मालूम करो और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर उसके बारे में रिपोर्ट दो, ब्लैक जैक ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्या बात है जैक, किस लिए बुलाया है तुमने मुझे और तुम्हारे चेहरे पर परेशानी कैसी है? क्लॉस्टा ने गौर से ब्लैक जैक की तरफ देखते हुए पूछा। चोट हो गई क्लॉस्टा, ब्लैक जैक ने परेशानी के आलम में होंठ काटते हुए कहा। क्या मतलब, क्या हुआ है? क्लॉस्टा ने चौंक कर कहा। डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी लॉक है क्लॉस्टा, जिसे ओपन करने में एमसी मशीन भी नाकाम हो गई है, ब्लैक जैक ने कहा। माइंड मेमोरी लॉक्ड है? मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? क्लॉस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी मुल्क में कोई बहुत बड़ा हिप्नोटाइज मौजूद है जिसने डॉक्टर साकिब को ट्रांस में लेकर उसका माइंड लॉक कर रखा है। मतलब ये कि डॉक्टर साकिब के दिमाग का वो हिस्सा जिसमें उसकी इजादात और फार्मूलों की मेमोरी होनी चाहिए थी, एमसी मशीन उसे कैच करने के बावजूद ओपन नहीं कर रही। ऐसा आमतौर पर बड़े साइंसदानों के साथ सुपर पावर्स ममालिक में किया जाता है। उनके माइंड को मशीनों से कंट्रोल करके उनके जहनों में ये फीड कर दिया जाता है कि वो न सिर्फ मुल्क के वफादार रहेंगे, बल्कि अगर उनसे कोई जबरन भी फार्मूलों या इजादात के बारे में जानने की कोशिश करना चाहे तो उनके जहन लॉक्ड हो जाएं और वो अपनी इजादात और फार्मूलों का राज किसी को न बता सके। डॉक्टर साकिब का जहन भी किसी हिप्नोटाइज के जेर असर था। आम हालात में तो उसका जहन काम करता रहता था, लेकिन अगर कोई उसे अगवा करके उस पर तशद्दुद करता या उसके जहन को खंगालने की कोशिश करता तो उसका जहन खुद ब खुद लॉक्ड हो जाता। एमसी मशीन ने सीआर की वजह से जैसे ही डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी कैच करके कंप्यूटर में फीड की, उस वक्त डॉक्टर साकिब का माइंड लॉक्ड हो गया। अब एमसी मशीन में डॉक्टर साकिब की बचपन से लेकर अब तक की तमाम मेमोरी मौजूद है, मगर उसके दिमाग के बड़े हिस्से में कंप्यूटर रेड मार्क दे रहा है, जिसका साफ मतलब है कि डॉक्टर साकिब को भी किसी माइंड कंट्रोलर मशीन से गुजारा गया था या फिर उसके दिमाग पर किसी माहिर हिप्नोटाइज ने लॉक लगा रखा था। ब्लैक जैक ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है हम अपने मिशन में नाकाम हो चुके हैं, क्लॉस्टर ने होंठ सुकड़ते हुए कहा। बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम हो रहा है, ब्लैक जैक ने कहा। बज़ाहिर से तुम्हारी क्या मुराद है? अगर माइंड कैचर मशीन से डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी ओपन नहीं हो रही तो उससे हम क्या फायदा हासिल कर सकते हैं? तुमने डॉक्टर साकिब के ब्लैक माइंड को कंट्रोल करके उससे उसकी इजाद करदा आईबी मशीन भी तबाह कर दी थी, जिससे वो अपनी पूरी वर्किंग टीम के साथ वहीं हलाक हो गया था। अब जब डॉक्टर साकिब जिंदा ही नहीं रहा तो हम उससे आईबी का फार्मूला कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर वो जिंदा होता तो हम उसके माइंड को दोबारा एमसी मशीन से लिंक करके उसकी स्कैनिंग करते, जिससे उसका लॉक्ड माइंड ओपन हो जाता। मगर अब, क्लॉस्टर ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, डॉक्टर साकिब की मुकम्मल माइंड मेमोरी हमारे कंप्यूटर में आ चुकी है। अब अगर किसी तरह हमें उसकी माइंड मेमोरी के लॉक्ड हिस्से की कोड की मिल जाए तो हम उस फार्मूले को हासिल कर सकते हैं, ब्लैक जैक ने कहा। लेकिन कैसे? हमें ऐसी कोड की कहां से मिलेगी जिससे हम डॉक्टर साकिब के माइंड के लॉक को खोल सके? क्लॉस्टर ने सर झटक कर कहा। डॉक्टर साकिब की बाकी मेमोरी को मैंने चेक किया है, उसे किसी माइंड कंट्रोलर मशीन से नहीं गुजारा गया, बल्कि एक माहिर हिप्नोटाइज जिसका नाम अली इमरान है ने उसके जहन को मखसूस अंदाज में लॉक कर रखा था। अगर हमें उसका की कोड, जिसे 0 की कहा जाता है, हासिल हो जाए तो डॉक्टर साकिब के लॉक्ड माइंड को ओपन किया जा सकता है, ब्लैक जैक ने कहा। अली इमरान, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, क्लॉस्टर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ऐसा ही एक नाम मेरे जहन में भी है, मगर वो इंतहाई अहमक और परले दर्जे का बेवकूफ इंसान है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो मेरे साथ पढ़ता था। अजीब व गरीब हुलिये में रहना और अहमकाना बातें करना उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी, लेकिन उसने उस दौर में ऑक्सफोर्ड में टॉप करके पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को हैरान कर दिया था। मैं पूरी तरह से मुतमईन था कि यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन मेरे सिवा कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इमरान ने टॉप पोजीशन हासिल की और मैं दूसरे नंबर पर रहा तो मेरा जहन झुंझला उठा। मेरा बस नहीं चलता था, वरना मैं उस अली इमरान के टुकड़े उड़ा देता। उस दिन से मैं उसे अपना दुश्मन नंबर 1 समझता हूँ। उसका ताल्लुक भी किसी एशियाई मुल्क से था, लेकिन किस मुल्क से ये मुझे याद नहीं। बहरहाल, अगर मेरा उसका कभी आमना सामना हुआ तो मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, जिसकी वजह से मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं कर सका था, ब्लैक जैक ने गुस्से और नफरत से होंठ काटते हुए कहा।
जैसे वो ख्यालों ही ख्यालों में अली इमरान के टुकड़े कर रहा हो। ये तुम किस अली इमरान की बातें ले बैठे हो? उस हिप्नोटाइज अली इमरान के बारे में सोचो जिसने डॉक्टर साकिब के माइंड को लॉक कर रखा है। हमें बाहर उस अली इमरान को तलाश करके उससे जीरो की हासिल करके डॉक्टर साकिब के माइंड को ओपन करना है। अगर हम ऐसा न कर सके तो हमारी साख मुतासिर हो जाएगी, क्योंकि हमारे मिशन में डॉक्टर साकिब की हलाकत और मशीन की तबाही से ज्यादा फार्मूले की अहमियत है। हम हर सूरत में उस फार्मूले को हासिल करना चाहते हैं। क्लॉस्टर ने तेज लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो डियर, डॉक्टर साकिब के माइंड की मेमोरी से मुझे उस अली इमरान का एक क्लू बहरहाल मिल गया है। वो अली इमरान यहाँ के सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान का बेटा है। मैंने अपने आदमी सर अब्दुल रहमान के पीछे लगा दिए है। वो जल्दी उसकी रहायश का और उसके बेटे का पता लगा लेंगे, फिर वो उसे अगवा करके यहाँ ले आएंगे और फिर मैं उसे किसी भी हालत में डॉक्टर साकिब के लॉक माइंड की कोड की हासिल कर लूंगा। इसके लिए चाहे मुझे उस अली इमरान की बोटी बोटी ही क्यों न करनी पड़े। ब्लैक जैक ने सफाकाना लहजे में कहा, जबकि मेरी छठी कह रही है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकोगे। क्लॉस्टर ने सर झटक कर कहा, क्या मतलब, क्यों नहीं कर सकूंगा? ब्लैक जैक ने क्लॉस्टर की जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, इस अली इमरान का नाम मेरे जहन में जहरीले सांप की तरह रेंग रहा है। जैसे जैसे क्लॉस्टर कहते कहते रुक गई। उसके चेहरे से यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। जैसे क्या? ब्लैक जैक ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। क्लॉस्टर ने सर झटक कर कहा और फिर वो यकलक उठ खड़ी हुई। क्या मतलब, तुम कहाँ जा रही हो? ब्लैक जैक ने उसे इस तरह उठते देखकर कहा, मेरा ख्याल है इस मिशन पर हम इकट्ठे काम करके गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम अपने अंदाज में काम करो और मैं अपने अंदाज में काम करूँ। क्लॉस्टर ने कहा तो ब्लैक जैक के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात फैलते चले गए। ये तुम क्या कर रही हो क्लॉस्टर? इस मिशन में मैंने तुम्हें खुसूसी तौर पर अपने साथ काम करने के लिए इसराइल से बुलाया था। तुमने मेरे साथ मिलकर इस मिशन को सर अंजाम देने का मुआहदा किया था, फिर तुम अपने मुआहदे से रद्दकर्दानी कैसे कर सकती हो? ब्लैक जैक के लहजे में बेपनाह हैरत और तरशीद थी। इस मुआहदे में यह भी शामिल था कि मैं इस मिशन पर आजादी से काम करूंगी। जहाँ मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे अलग रहकर भी इस मिशन की कामयाबी के हुसूल के लिए हाथ पैर मार सकती हूँ। क्लॉस्टर ने भी सख्त लहजे में कहा, लेकिन तुम अपने तौर पर करोगी क्या? डॉक्टर साकिब तो अब जिंदा है नहीं जो तुम दोबारा उसके पास जाकर फार्मूला हासिल कर सको। ब्लैक जैक ने मुंह बनाकर कहा, अभी मेरे जहन में उस फार्मूले को हासिल करने की एक ऑप्शन बाकी है। मुझे यकीन है कि मैं उस ऑप्शन पर काम करूंगी तो उस फार्मूले को जरूर हासिल कर लूंगी। क्लॉस्टर ने जवाब देते हुए कहा, ऑप्शन ओ, शायद तुम उस तहरीरी फार्मूले के मुतालिक सोच रही हो जिसे डॉक्टर साकिब ने किसी डायरी, नोटबुक या किसी फाइल में दर्ज कर रखा होगा। ब्लैक जैक ने कहा, हाँ, हम इस मिशन को बज़ाहिर एक साथ मुकम्मल करने आए हैं, मगर हकीकत ये है कि इस फार्मूले की जितनी तुम्हारे मुल्क एक्रीमिया को जरूरत है उतनी इसराइल को भी है। हमारा मुश्तरका मिशन यही था कि हम इस फार्मूले को हासिल करके उसकी कॉपी कर लेंगे। एक फार्मूला एक्रीमिया जाएगा तो दूसरा इसराइल। क्लॉस्टर ने कहा, हाँ, इसलिए हमारी हुकूमतों ने हम दोनों को इस खुसूसी मिशन पर एक साथ काम करने की इजाजत दी थी। एलाई ओप्स फार्मूला दोनों मुल्कों के मफादात के लिए होगा। ब्लैक जैक ने इस बार असबात में सर हिलाते हुए कहा, एलाई ओप्स, ओ, ये एलाई ओप्स क्या है? क्या इस फार्मूले का नाम है? लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि इस फार्मूले का नाम आयरन ब्लॉक है। क्लॉस्टर ने चौंक कर कहा, हाँ, फार्मूले का असल नाम डॉक्टर साकिब ने आयरन ब्लॉक रखा था, जिसे कोड में आई भी कहा जाता है, मगर हमने इसका कोड नाम बदल कर एलाई ओप्स रख दिया है ताकि किसी पर उसकी असलियत जाहिर ना हो। ब्लैक जैक ने जवाब देते हुए कहा, अब समझी, तुमने इस कोड को यहाँ अपनी मखसूस पहचान और शिनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया था। क्लॉस्टर ने कहा तो ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, हमारा मिशन मुश्तरका ही होगा, मगर अब चूंकि मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, इसलिए मुझे उस तहरीरी फार्मूले एलाई ओप्स को हासिल करने के लिए अपने तौर पर काम करना होगा। अगर तुम डॉक्टर साकिब का माइंड ओपन करने में कामयाब हो जाते हो तब भी ठीक है, वरना तहरीरी फार्मूला बहरहाल हमारे कब्जे में आ जाएगा, तब भी हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी हमारे लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में एलाई ओप्स का फार्मूला न रहे। अगर हम डॉक्टर साकिब के माइंड से फार्मूला हासिल करके इत्मीनान से यहाँ से चले गए तो पाकिस्तानी साइंसदान उस फार्मूले को दोबारा अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, जबकि एलाई ओप्स जैसे फार्मूले को अपने पास रखने का हक सिर्फ इसराइल और एक्रीमिया को है। क्लॉस्टर ने कहा, ओह हाँ, वाकई इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तहरीरी फार्मूले से वाकई पाकिस्तानी साइंसदान दोबारा इस फार्मूले पर काम कर सकते हैं। ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अपने तौर पर काम करने दो ताकि पाकिस्तान कम अज कम दोबारा इस फार्मूले का फायदा न उठा सके। क्लॉस्टर ने कहा, ठीक है क्लॉस्टर, मैं तुम्हें अपने तौर पर काम करने की इजाजत देता हूँ। डॉक्टर साकिब का कंप्यूटराइज माइंड ओपन हो ना हो, हमें एलाई ओप्स का फार्मूला हर हाल में हासिल करना होगा। ये बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी। ब्लैक जैक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। शुक्र है तुम्हारी समझ में बात तो आई, क्लॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जैक भी मुस्कुरा दिया। लेकिन तुम करोगी क्या? तुम्हारे ख्याल में फार्मूला कहाँ हो सकता है और तुम उसे कैसे हासिल करोगी? ब्लैक जैक ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा। ये तुम सब मुझ पर छोड़ दो, फार्मूला जहाँ भी है मैं उस तक पहुंच जाऊंगी। इसके हुसूल के लिए चाहे मुझे पाकिस्तान की एक एक ईंट को ही क्यों ना उखाड़ना पड़े, मैं उखाड़ दूंगी, क्लॉस्टर ने ठोस लहजे में कहा। ओके, अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ब्लैक जैक ने कंधे झटक कर कहा। तुम्हें मेरी जरूरत हो या मुझे तुम्हारी, हम दोनों का राब्ता F6 ट्रांसमीटर पर होगा और हमारा कोड यही एलआई ओप से होगा। राइट, क्लॉस्टर ने कहा। राइट, ब्लैक जैक ने कहा। ओके, फिर मुझे इजाजत दो, मैं अपने काम का आगाज आज से बल्कि अभी से करना चाहती हूँ, क्लॉस्टर ने कहा। तो ब्लैक जैक सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने क्लॉस्टर से हाथ मिलाया और फिर क्लॉस्टर उसके कैबिन से निकलती चली गई। तुम कुछ भी कर लो क्लॉस्टर, एलआई ओप्स सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जैक के हिस्से में ही आएगा। तुम डॉक्टर साकिब का तहरीर करदा फार्मूला हासिल कर भी लो तो ब्लैक जैक तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम फार्मूला ब्लैक जैक के कदमों में लाकर रख दो। मैंने तुम्हें इस मिशन पर काम करने के लिए जरूर अपने साथ रखा है, लेकिन इसके पीछे मेरा क्या मकसद है ये तुम नहीं जान सकती। क्लॉस्टर के जाते ही ब्लैक जैक ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। उसका लहजा बेहद जहरीला था। उसी लम्हे उसके करीब पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्लैक जैक ने अपने लहजे में सर्द मोहरी पैदा करते हुए कहा। 13 बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मिनमिनाती हुई आवाज सुनाई दी। कोड, ब्लैक जैक ने कहा। एलआई, दूसरी तरफ से कहा गया। ओप्स, ब्लैक जैक ने कहा। उसका लहजा बदस्तूर सर्द था। ओके बॉस, मैं मार्क बोल रहा हूँ, मैंने मतलूबा शख्स का पता लगा लिया है। दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा गया। कौन है वो और कहाँ रहता है? ब्लैक जैक ने सर्द लहजे में कहा। उसका नाम अली इमरान है और वो किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। मार्क की आवाज सुनाई दी। फ्लैट में? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो यहाँ के सेंट्रल इंटेलिजेंस सर अब्दुल रहमान का बेटा है, तो फिर वो फ्लैट में कैसे रह सकता है? ब्लैक जैक ने हैरान होते हुए कहा। मैंने इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली है बॉस। उसे सर अब्दुल रहमान ने किसी बात पर नाराज होकर अपने घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो अपने एक बावर्ची के साथ फ्लैट में रहता है। बज़ाहिर वो एक सीधा सादा और अहमक सा नौजवान है, मगर हकीकत में वो इंतहाई ज़हीन, चालाक, शातिर और खतरनाक तरीन एजेंटों में शुमार होता है। उसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। मुल्की और गैर मुल्की मिशंस पर काम करने के लिए यही अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को लीड करता है और यही इमरान अब तक बेशुमार नामी गिरामी एजेंटों, टॉप एजेंटों और सुपर पावर्स की सरकारी और गैर सरकारी बेशुमार पावर एजेंसियों और सिंडिकेट्स को खत्म कर चुका है। इंतहाई ज़ेरक और खतरनाक एजेंट भी उसके हाथों अपनी गर्दनें तोड़वा चुके हैं और कहा जाता है कि एक बार वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे भूत बनकर चिमट जाता है और मुजरिमों को तो वो पाताल की गहराइयों से भी खींच निकालता है। मार्क ने तफसील बताते हुए कहा। तो ब्लैक जैक ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या वो हिप्नोटाइज्ड भी है? ब्लैक जैक ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। यस बॉस, हिप्नोटाइज्ड, टेलीपैथी और आईटी जैसे बेशुमार फनून में वो बेपनाह महारत रखता है। इसके अलावा वो एक खतरनाक फाइटर और बहुत बड़ा साइंसदान भी है, मार्क ने कहा। तो ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा। साइंसदान? ब्लैक जैक के मुंह से फौरन निकला। यस बॉस, वो हमेशा अपना तारुफ अली इमरान MSc TSc ऑक्सन कहकर कराता है, मार्क ने कहा। और उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक पहले तो खामोश रहा, फिर अचानक जैसे उसके कदमों में कोई ताकतवर और खौफनाक बम आ फटा हो, वो बेख्तियार उछल पड़ा था। उसके चेहरे पर जकलक जलजले के से आसार उभर आए थे। MSc TSc ऑक्सन? ओ, क्या तुम्हें उसका हुलिया मालूम है? ब्लैक जैक ने हैरत और परेशानी के आलम में कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। उसके लहजे में यकलक जैसे लुकनत सी आ गई थी। यस बॉस, मार्क ने कहा और फिर वो उसे इमरान का हुलिया बताने लगा। इमरान का हुलिया सुनकर ब्लैक जैक साकित होकर रह गया था। उसका चेहरा यकलक सुर्ख हो गया था और आंखें सिकुड़कर कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गई थी। उसकी आंखों के सामने यकलक उस अली इमरान का चेहरा उभर आया था जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। यही अली इमरान यूनिवर्सिटी में हर मामले में उससे कई कदम आगे रहता था और ब्लैक जैक शदीद मेहनत और कोशिशों के बावजूद उससे पीछे रह जाता था। उस अली इमरान की ब्लैक जैक को एक अरसे से तलाश थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि अली इमरान का ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। अगर उसे मालूम होता तो शायद वो अपना पहला मिशन इमरान के लिए ही मुकम्मल करता और उसका मिशन इमरान की हलाकत के सिवा और कुछ न होता। अब इमरान का नाम उसके सामने आया था तो उसे ख्वाब में भी ये तवक्को नहीं थी कि ये वही अली इमरान होगा जिसको हलाक करना और अपनी नाकामियों का इंतकाम लेना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? क्या मैं उसे अगवा करके आपके पास ले आऊं? अचानक मार्क की आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जैक चौंक पड़ा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे,
इस अली इमरान से मैं खुद निपटूंगा। वो मेरा पुराना दुश्मन है और मुझे इससे बहुत से हिसाब बेबाक करने हैं, ब्लैक जैक ने कहा और फिर उसने दूसरी तरफ से मार्क का जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। अली इमरान, अब आएगा मजा। मेरा सबसे बड़ा रकीब, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में है और उसने डॉक्टर साकिब का माइंड लॉक भी कर रखा है। बहुत खूब, अब वाकई बहुत मजा आएगा। मैं इमरान पर साबित कर दूंगा कि ब्लैक जैक पहले भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 है और आइंदा भी नंबर 1 ही रहेगा, ब्लैक जैक ने जहरीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं सबसे पहले अली इमरान से मिलने उसके फ्लैट पर जाऊंगा और उसे खुलेआम चैलेंज करूंगा कि मैं उसके मुल्क में आ गया हूँ। वो खुद को और अपने मुल्क को मेरे हाथों तबाह होने से बचा सकता है तो बचा ले, ब्लैक जैक ने होठ काटते हुए कहा। फिर उसने जेब से नकाब निकालकर चेहरे पर लगाया और कैबिन से बाहर आ गया। मशीन रूम से गुजरता हुआ वो लिफ्ट में आया और फिर लिफ्ट के जरिए ऊपर इमारत में आ गया। एक कमरे में आकर उसने चेहरे से नकाब उतारा और फिर वो कमरे से निकलकर पोर्च में आ गया। पोर्च में मौजूद एक सियाह कार में सवार होते हुए उसने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके 2 उंगलियां खोलकर वी का निशान बनाया तो साइडों में छुपे हुए मुसल्ला मुहाफिज मुतमईन हो गए और गेट खुदकार निजाम के तहत खुलता चला गया। ब्लैक जैक इस वक्त अपने असल हुलिये में था, जबकि वहाँ काम करने वाले अफराद उसे मेकअप में समझते थे। चंद ही लम्हों में ब्लैक जैक कार में सवार कार को निहायत तेजी से सड़कों पर उड़ाए चला जा रहा था। उसकी मंजिल किंग रोड थी, जहाँ एक बिल्डिंग में इमरान का फ्लैट था। क्लॉस्टा लड़की को देखकर इमरान के जहन में छनाका सा हुआ था। लड़की गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। उसने गर्दन घुमाकर इमरान पर उचटती हुई नजर भी न डाली थी। उसी लम्हे सिग्नल ग्रीन हुआ तो लड़की ने कार आगे बढ़ा दी। इमरान चंद लम्हे होठ भींचे उसकी कार को देखता रहा। वो सोच रहा था कि उसे स्पेशल लेबोरेटरी की तरफ जाना चाहिए या फिर उस लड़की के ताकुब में जो इसराइल की टॉप सीक्रेट एजेंसी की चीफ क्लॉस्टा थी। इमरान उसे अच्छी तरह जानता था। क्लॉस्टा से और उसके टॉप सीक्रेट एजेंसी से इसराइल में उसका टकराव हो चुका था। क्लॉस्टा इंतहाई ज़हीन, फाल और इंतहाई हद तक खतरनाक और तरबियत याफ्ता एजेंट थी जो इसराइल के मफादात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी। इसके बारे में कहा जाता था कि वो इस कदर सफा, बेरहम और अजियत पसंद थी कि मुजरिमों और दुश्मनों के लिए तो वो दरिंदगी की इंतहा कर देती थी। आम हालात में भी वो किसी को खातिर में न लाती थी। दरिंदा सिफत और जालिम होने की वजह से वो पूरी दुनिया में भूखी शेरनी के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी एजेंसियां, सिंडिकेट्स और मुजरिम तंजीमें लर्जा बर अंदाम हो जाती थी। इसराइल में इमरान का मैडम क्लॉस्टा से इंतहा खौफनाक टकराव हो चुका था और इमरान और क्लॉस्टा का इंतहा खौफनाक और जानलेवा मुकाबला भी हुआ था, जिससे इमरान को मानना पड़ा था कि वाकई क्लॉस्टा मार्शल आर्ट्स और हर किस्म की फाइट्स में बेपनाह महारत रखती है। जिस वक्त इमरान का क्लॉस्टा से सामना और फिर मुकाबला हुआ था, उस वक्त तक इमरान इसराइल में अपना मिशन मुकम्मल कर चुका था। वो इसराइल से अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द निकल जाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त इसराइल की पूरी मशीनरी उसके और उसके साथियों की तलाश में हरकत में आ चुकी थी। फिर इससे पहले कि इमरान अपने साथियों के साथ इसराइल से निकलता, क्लॉस्टा अपने तरबियत याफ्ता साथियों के साथ उसके आड़े आ गई। उसके साथी क्लॉस्टा के साथियों के साथ टकरा गए थे। इमरान को क्लॉस्टा के साथ 10 पर 10 फाइट करना पड़ी थी। क्लॉस्टा ने वाकई इमरान जैसे फाइटर का भरपूर मुकाबला किया था और वो किसी तरह इमरान से शिकस्त मानने को तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में इत्तफाकन जूलिया की चलाई हुई एक गोली क्लॉस्टा के पहलू में लगी और क्लॉस्टा वहीं ढेर हो गई थी। उसके पहलू में गोली लगते देखकर इमरान को यकीन हो गया था कि क्लॉस्टा हलाक हो चुकी है। उस वक्त तक उसके साथी क्लॉस्टा के साथियों का भी खात्मा कर चुके थे। फिर इमरान वहां से निकल आया था। उसके बाद कई साल गुजर गए थे। फिर इमरान क्लॉस्टा को भूल ही गया था, मगर अब इस क्लॉस्टा को पाकिस्तान में देखकर इमरान का दिल व दिमाग जैसे धमाकों की जद में आ गया था। वो क्लॉस्टा मेकअप में थी, मगर उसके दोनों कानों की लोगों पर ब्राउन रंग के दो दिल थे जो सितारों की शक्ल के थे, जिन्हें देखकर इमरान ने उसे पहचान लिया था। इमरान इन्हीं ख्यालों में मगन कार क्लॉस्टा की कार के ताकुब में ले जा रहा था। उसका स्पेशल लेबोरेटरी में पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि वहां न सिर्फ सर सुल्तान बल्कि दूसरे आला ऑफिसर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब भी उसके मुंतजिर थे। लेकिन क्लॉस्टा को देखकर इमरान उसे इस आसानी से कैसे जाने दे सकता था। वो न जाने पाकिस्तान में क्यों आई थी। उसका पाकिस्तान में होना किसी बहुत बड़े खतरे का पेश खैमा हो सकता था। ये इत्तेफाक ही था कि क्लॉस्टा जैसी खौफनाक लेडी एजेंट उसकी नजरों में आ गई थी। वो न जाने कब से पाकिस्तान में थी और यहाँ रहकर क्या करती रही थी, इसके बारे में इमरान कुछ नहीं जानता था। सिया रंग की हॉस्टन एक सड़क पर बढ़ी जा रही थी और इमरान उससे मुनासिब फासला रखकर उसके ताकुब में था। वो हताल मकदूर ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह क्लॉस्टा को अपने ताकुब का इल्म न हो सके। फिर इमरान ने कार को दाएं तरफ एक सड़क पर मुड़ते देखा। इससे पहले कि वो सड़क के करीब पहुंचता, एक खौफनाक धमाका हुआ जिससे माहौल यकलक लरसा उठा था।